आपके अपने YouTube चैनल A1 क्लासेस पर। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 2.1। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा HCF तथा LCM कैसे ज्ञात करें। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अभाज्य तथा भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अभाज्य संख्याएं। नाम से पता चलता है अभाज्य, जो किसी और से विभाजित नहीं हो, किसी और से भाज्य नहीं हो। इसका मतलब क्या हुआ? अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं जो एक या तो एक तथा स्वयं, जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो। किस किस से? एक तथा स्वयं, एक तथा स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होंगी। जैसे कौन कौन सी संख्याएं होंगी? एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 3 मान लो, 3 जो है या तो 3 में या तो 1 का भाग जाएगा या फिर 3 का जाएगा। 5 देख लो, 5 में या तो 1 का जाएगा या फिर 5 का। फिर 7 देख लो, फिर क्या होगा? 11। 9 नहीं होगा क्योंकि 9 में 1 का भी जाता है, 3 का भी जाता है और 9 का भी जाता है। तो 1 और 9 के अलावा 3 का और चला गया, तो 9 अभाज्य संख्या नहीं है। इसके आगे 13, ऐसे आगे चलती जाएंगी। इसके बाद में देखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या तो या तो सिंपल शब्दों में से बोल लें कि अभाज्य संख्याओं के अलावा जो संख्या बच गई वो कौन सी होंगी? भाज्य संख्या। या फिर ऐसे बोल लें कि वे संख्याएं जिनमें एक का तथा स्वयं का और इसके अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग जाता है, वो कौन सी संख्याएं होंगी? भाज्य संख्याएं। ये एक का भी जाएगा, स्वयं का भी जाएगा और अन्य संख्याओं का भी जाएगा। तो ये संख्याएं कौन सी होंगी? भाज्य संख्याएं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे 4 हो गया, 4 में 1 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा और 4 का भी जाएगा। इसके अलावा 6 हो गया, 6 में 1 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा और 6 का भी जाएगा। तो ये क्या है? भाज्य संख्या है। इसके बाद में क्या होगी? 8 हो गई, 9 हो गई, 10, ऐसे आगे चलती जाएंगी। तो ये तो हो गई बात अभाज्य तथा भाज्य संख्याओं पर, भाज्य संख्याओं पर। अब बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। तभी तो हमें पता चलेगा अभाज्य गुणनखंड से HCF तथा LCM कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए अब आगे बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड की। देखते हैं अभाज्य गुणनखंड कहते हैं किसे। तो सबसे पहले नाम से हमें पता चल रहा है अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहला तो वो गुणनखंड होंगे ये जिनमें अभाज्य संख्याएं होंगी। तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे कि किसी भी नंबर को, किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के द्वारा अलग अलग संख्याओं में तोड़ना या फिर उनका गुणा करना, कि उनको खंडों में तोड़ना गुणनफल के रूप में। और उसमें सिर्फ कौन सी संख्याएं होंगी? अभाज्य संख्याएं। तो सबसे बड़ी कोई भी एक संख्या लेंगे, उसको अभाज्य संख्या के गुणनखंडों में तोड़ लेंगे कि जिसमें सिर्फ अभाज्य संख्या ही आएंगी। और अगर उन संख्याओं को वापस गुणा करेंगे तो वो वाली जो हमने पहले उस संख्या को तोड़ा था वो वाली पूरी संख्या बनेगी। तो अब परिभाषा तो होगी, देखते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। अब जैसे हमें दे दिया 45 दे दिया और बोल दिया कि इसका अभाज्य गुणनखंड करो। तो सबसे पहले तो हमें ये नाम से पता चल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड में कौन से गुणनखंड आएंगे? जिसमें सिर्फ अभाज्य संख्या होगी, सिर्फ
सिर्फ अभाज्य संख्याएं होंगी, भाज्य संख्याएं नहीं होंगी। तो चलिए देखते हैं, हम जो इसके गुणनखंड करना स्टार्ट करेंगे, वैसे इसमें कोई क्रम का, कोई सीरीज का कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले 5 या 2 कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन जो हम लेते हैं वो क्या होता है कि सीरीज वाइज लेते हैं, बढ़ते क्रम में, कि पहले 2 ले लेंगे, फिर 3, फिर 5, फिर 7, जिससे क्या होगा कि हमें इसके गुणनखंड करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले क्या लेंगे, 2। तो देखो इस 2 का भाग इसमें 45 में जाता है या नहीं, तो देखते हैं। अगर 2 का भाग नहीं जाएगा तो हम उससे अगली वाली संख्या लेंगे कि उसका भाग उसमें जाता है नहीं। सबसे पहले देखते हैं 2, तो 2 का भाग इसमें, 2 का भाग 45 में नहीं जाएगा। अब देखते हैं 3, तो 3 का भाग 45 में जाएगा। कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास, 15 बचा। अब आगे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई तो आएगा ही आएगा। अब जो ये गुणनखंड करेंगे वो किसके करेंगे, 15 के करेंगे। 45 तो हो गया, अब क्या बचा, 15। अब 15 पर देखते हैं, 15 में 2 का तो हो गया, 2 से तो डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि आगे बढ़ते जाना है हमको। अब आगे देखते हैं 3, तो 15 को 3 से होता है कितनी बार, 5 बार। तो यहाँ लिख दिया 3, ये क्या हुआ, 5 आ गया। अब 5 में किसका जाएगा, ना तो 2 का जाएगा ना ही 3 का जाएगा, तो फिर किसका जाएगा, 5 में सिर्फ 5 का जाएगा, क्योंकि 5 एक अभाज्य संख्या है, अभी हमने देखा था। और अभाज्य संख्या में स्वयं और एक के अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, तो ये आ गया 5। तो क्या हुआ, अब देखते हैं हम इसको कि ये सही है या नहीं। तो मैंने अभी क्या बताया था कि अभाज्य गुणनखंडों को अगर वापस गुणा करते हैं तो वापस वही संख्या बनती है। तो गुणा करके देख लो, 3 × 3 9, 9 × 5 45, तो ये बिल्कुल सही है। तो 45 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 3 × 3 × 5, 3 × 3 × 5। एक और एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। एक और एग्जाम्पल हमने क्या लिया, मान लीजिए हमने लिया 63, हमने क्या लिया 63। तो 63 में सबसे पहले देखते हैं 2 का डिवाइड होता है या नहीं। 2 का डिवाइड नहीं होगा, तो आगे चलेंगे, आगे क्या 3, तो 3 का डिवाइड होगा, ये 3 यहां लिखा। 3 का डिवाइड कितनी बार हुआ, 21 बार। कितनी बार हुआ, 21 बार। अब आगे देखते हैं कि 21 में 3 का डिवाइड होता है या नहीं, तो होता है। कितनी बार, 7 बार। अब 7 तो एक अभाज्य संख्या है, 7 एक अभाज्य संख्या। अभी बताया था कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी, जिसमें 1 का और स्वयं का, 1 का और स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग न जाए। तो 7 में 1 और 7 के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाएगा, तो 7 में सिर्फ 7 का जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख दिया, इस बार 7। वापस गुणा करके देख लो, 3 × 3 9, 9 × 7 63। तो 63 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 3 × 3 × 7। अब आगे बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ तथा एलसीएम निकालना। अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ तथा एलसीएम निकालने से पहले बात करते हैं कि एचसीएफ तथा एलसीएम बोलते किसे। देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करने से पहले हम देखते हैं कि एलसीएम तथा एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ तथा एलसीएम होता क्या है। तो आप लोगों को कंफ्यूजन न हो, इसके लिए एक अच्छी सी ट्रिक ये है याद रखने की कि इसके नाम में क्या रहा है, एम मतलब मल्टीप्लीकेशन, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन। इसमें क्या रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें तो क्या होगा, इसमें तो फैक्टर होंगे, इसमें क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। तो चलिए देखते हैं एचसीएफ तथा एलसीएम कहते हैं किसे। जो एलसीएम होगा वो होगा कोई भी, मान लीजिए 2 संख्याएं ले ली हमने, मान लीजिए 63 और 91 ही ले लिया, 63 और 91 ले लिया। तो 63 और 91 में एलसीएम अगर ज्ञात करना हो तो क्या करते हैं,
सबसे बड़ी घात का गुणनखंड ज्ञात करते हैं, सबसे बड़ी घात का। अभाज्य गुणनखंड में सबसे बड़ी घात को, सबसे बड़ी घात वालों को गुणा कर लेते हैं। यहां क्या आ रहा है, लोवेस्ट, मतलब इसका मतलब होता है कम, लेकिन हमें यहां पर क्या दे रखा है, बड़ी, सबसे बड़ी घात। मल्टीप्लीकेशन होगा इसमें, और सबसे, अब देखिए मल्टीप्लीकेशन में क्या मतलब है, गुणन। तो गुणन में क्या करते हैं, हम सबको गुणा करते हैं। तो यही होगा एलसीएम में भी, कि जितने भी सबसे बड़ी से बड़ी घात हमें मिलेंगी, मान लीजिए 2 की पावर एक में 4 है और एक में 6 है, तो ज्यादा क्या है, 2 की पावर 6 है, तो इसको उठा लेंगे। फिर मान लीजिए 3 की 2 है, एक में 3 है। कहने का मतलब क्या है कि जितने भी बड़े बड़े हमें मिलेंगे उन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही हमारा क्या होगा, एलसीएम, वही क्या होगा, एलसीएम। अब बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ क्या होगा, इसी का उल्टा होगा। एचसीएफ में क्या ज्ञात करेंगे कि सबसे छोटी घात का गुणनखंड, इसमें क्या ज्ञात करेंगे, सबसे छोटी घात का गुणनखंड। जैसे मान लीजिए कि अब इसमें तो हमें सब कुछ ले लेते हैं, जैसे 2 की पावर 6 भी ले लेंगे, 3 की पावर 3 ले लेंगे, और मान लीजिए कि किसी में 5 की पावर 1 है और दूसरे में 5 की पावर 0 है, तो 5 की पावर 1 को ले लेंगे। ये किसमें लेंगे, एलसीएम में। अब एचसीएफ में क्या होगा, एचसीएफ में तो कॉमन फैक्टर लेंगे, यहाँ तो मल्टीप्लीकेशन था, इसमें सिर्फ फैक्टर होंगे। तो कॉमन फैक्टर के लिए क्या करेंगे, सबसे छोटी घात, जैसे मान लेते हैं एक में 3 और 7 है, तो 3 और 7 का गुणनखंड क्या होगा, एक का 3 होगा और एक का 7। अब फैक्टर, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या होगा, सबसे छोटी घात, सबसे छोटी घात 3 की घात, 3 की पावर यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, तो यही होगी सबसे छोटी। तो 7 × 3 ये हो गया 21। अब आप बोलेंगे कि ये कैसे हुआ, तो ट्रिक से देखते हैं। फैक्टर, फैक्टर का मतलब होता है कि वह सारी संख्याएं जो दी गई संख्या को पूर्णतया विभाजित करती हो। बात करते हैं एचसीएफ के एग्जाम्पल की, कि एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमारे पास ट्रिक क्या है, कि हमें कैसे याद रहे कि कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो कॉमन फैक्टर में क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये 3 हो गया, ये चलिए इसके अलावा ले लेते हैं कोई, ये मान लीजिए 12 और ये 15 हो गया। इसका लास्ट वर्ड क्या है, फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या होगा कि जो, अब 12 के फैक्टर क्या होंगे, वो सारी संख्याएं जो 12 को पूर्णतया विभाजित करती हो, 12 को पूर्णतया विभाजित करती हो। तो 1 भी करता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी और 6 भी, 12 भी। 15 के फैक्टर क्या होंगे, 1 भी करता है, 2 नहीं करता, 3 और 5, इसके बाद में 15। अब इन सब के हमने फैक्टर याद कर लिए। इसके बाद में क्या है, कॉमन। कॉमन का मतलब क्या हुआ, ये रहा, यही कॉमन आ रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, 12 और 15 का एचसीएफ क्या हुआ, 3। अगर जो पहले बताया उस हिसाब से देखें कि सबसे छोटी घात, सबसे छोटी घात देखते हैं 1, तो ये हमने 1 ले लिया। इसके बाद में देखते हैं 2, तो 2 इसमें है और इसमें नहीं है, 3 इसमें है और 3 इसमें भी है, दोनों में पावर कितनी है, 1, तो ये 3 की पावर 1। अगर यहाँ पर 3 की पावर 2 होती तो भी हम 3 की पावर 1 ही लेते, क्योंकि सबसे छोटी घात लेते हैं एचसीएफ में। इसके बाद में आगे 4 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 6 भी नहीं है और 15 भी नहीं है, तो 1 × 3 3, तो एचसीएफ क्या हो गया, 3। एलसीएम, अब इसका एलसीएम अगर हम देखें तो एलसीएम क्या होगा, सबसे बड़ी घात का गुणांक, तो इसमें क्या हो गया, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, ये मल्टीप्लाई होते जाएंगे, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा और 12 भी, 5 बच गया,
नीचे वाला 5 और 3 की सबसे बड़ी घात लेनी थी 3 की, हमने तो सिर्फ 1 ली है। हाँ सबसे बड़ी घात क्या है 3 की 1 ही है, तो ये 3 की पावर 1 हमने ले ली और 1 की पावर 2 तो 1 ही होगा, 2 भी ले लिया, 4 6 12 सब ले लिए। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। ये हमने जान लिया एलसीएम तथा एलसीएम ज्ञात करना। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी डिस्कस करते हैं कल की क्लास में। कल की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो होगा अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम के एग्जांपल और एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट एक्सरसाइज 2.2 के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर। चलिए डिस्कस करते हैं बाकी का कल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।